मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है, अर्थात लगभग 500 वर्षों में ऋग्वेद की रचना और संग्रहण हुआ। ऋचाओं के साथ लिखे ऋषियों के नाम के संबंध में महर्षि दयानंद का मानना था कि ये ऋषि ऋचाओं के सृष्टा नहीं बल्कि दृष्टा हैं, जबकि उन्होंने इसका कोई प्रमाण नहीं दिया। इनमें से वशिष्ठ और विश्वामित्र आदि अनेक ऋषि श्री राम कालीन हैं तथा कई एक उनके प्रवर्ती कालीन। इसका अभिप्राय यह है कि श्री राम के समय से ऋग्वेद की रचनाओं का सृजन शुरू हुआ था। महर्षि दयानंद सरस्वती से उलट आज के संस्कृत के प्रकांड पंडित ऋचाओं के साथ लिखे ऋषियों को दृष्टा नहीं बल्कि उन ऋचाओं का सृष्टा मानते हैं। वेद को ईश्वरकृत कहना अंधविश्वास को जन्म देना है। वेद वस्तुतः मानवकृत हैं, परंतु उनमें ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति को अनादि और अनंत तत्व सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। वेद को अपौरुषीय कहने का तात्पर्य ये है कि उनमें निहित ज्ञान विज्ञान प्रज्ञा बुद्धि से जानने योग अति विशिष्ट है। वहाँ सैकड़ों सालों के न जाने कितने तपस्वी ऋषि मुनियों के गूढ़तम चिंतन मनन का निचोड़ है, जिसे शास्त्रार्थ पद्धति द्वारा तर्क की कसौटी पर शोधा गया। किसी भी ग्रंथ में वर्णित जीवन पद्धति और समाज की सांस्कृतिकता वस्तुतः वही होती है जो इस ग्रंथ के रचना काल के दौरान प्रचलित होती है। मानव जीवन पद्धति पूर्ववर्ती काल से चली आती है। उसमें जीवन की ज़रूरतों के अनुसार होने वाले सामयिक परिवर्तन भी बहुत ही सहज होते हैं। शासन की शक्ति से लागू किए गए कानून और प्राविधान द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन तब तक सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप ग्रहण नहीं करते जब तक जनजीवन में स्वीकार्य न हो, जब तक जन मन के अनुकूल न हो। अतएव सामाजिक जीवन की सांस्कृतिक पद्धति वह स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आवश्यकता के अनुसार मंद गति से निर्मित और परिवर्तित होती हुई एक लंबे समय में अस्तित्व में आती है। इसी नैसर्गिक नियम के अनुकूल आर्यों की जीवन शैली और उनके समाज का सांस्कृतिक स्वरूप ऋग्वेद में लिपिबद्ध करने से शताब्दियों पहले से प्रचलित थे। आर्यों में मुख्यतः दो ही समुदाय थे, गोचर यानी गूजर और जैरित यानी जाट। इन दोनों समुदायों के विषय में संक्षिप्तता से जानना आवश्यक है। अत्यंत प्राचीन काल में आर्यों के पूर्वज पशुपालक चरवाहे थे। वे ग्रीष्म काल में शीत प्रधान क्षेत्र में प्रवास करते तथा वहीं नदी या जलाशय के सन्निकट खेत बनाकर जौ आदि खाद्यान्न की फसल तैयार करते, और जब ठंड बढ़ने लगती, बर्फ गिरने लगती, तब अन्न को अपने गधों, खच्चरों और छकड़ों पर लादकर अपने परिवारों के साथ पशु हाँकते चराते हुए ग्रीष्म प्रधान क्षेत्रों में चले जाते। वहाँ भी नदी या जलाशय के सन्निकट खेत बनाकर चावल आदि की फसल पैदा करते और मौसम बदलने पर स्थान परिवर्तन करते। धीरे धीरे चरागाह ही नहीं बल्कि खेत भी उनके लिए महत्वपूर्ण हो गए। उनके पास दो प्रकार के काम थे, पशु चराना और कृषि करना। इन्हीं दोनों कार्यों के आधार पर कालांतर में उनका विभाजन हुआ और दो समुदाय, गोचर यानी गूजर और जैरित यानी जाट, अस्तित्व में आए। दोनों समुदायों की कार्य प्रकृति भिन्न होने से उनकी आवश्यकताएं और परिस्थितियां अलग अलग थीं। गूजर गाय, बैलों और गधों घोड़ों को चराते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते थे एवं बाल बच्चे यानी परिवार भी साथ ही घूमते फिरते थे। उनकी चुनौतियां थी जंगलों चरागाहों में भोजन की व्यवस्था करना, सर्दी आने पर परिवार के लिए अस्थायी निवास बनाना,
अपने पशुओं की जंगली हिंसक जानवरों से रक्षा करना तथा पशुचारी घुमक्कड़ जीवन की जो भी समस्याएं थीं उन सबका निदान करना। वनों में जीवन जीने का कौशल उनमें पुश्तैनी था तथा उनकी अर्थव्यवस्था का आधार भी पशु ही थे, यानी वे गायों का दूध बेचते थे तथा गायें, बछड़े और अश्व आदि बेचकर अन्न व आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते थे। बेचना और खरीदना विनिमय पद्धति द्वारा ही होता था। जाट का ऋग्वैदिक कालीन नाम जरित था, जो जर धातु से व्युत्पन्न था। ऋग्वेद में जरित शब्द प्रकृति की रहस्यमयी शक्तियों के ज्ञाता के अर्थ रूप में वर्णन है। प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन कृषि कर्म से फसलें उगाकर तथा उनसे खाद्यान्न प्राप्त करके ही हुआ, अतः जरित शब्द कृषक का द्योतक हो गया। कृषि कर्म सामयिक और आपातकालीन होने से श्रम की निरंतरता मांगता है, इसलिए जरित लोग अपने खेतों के बीच बसने लगे। उन्होंने स्थायी सभ्यता का विकास किया। कृषि आधारित अपनी अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए वे पशुपालन भी करते थे, परंतु पशुओं को रस्सियों से बांधकर अपने ही निवास स्थान के समीप रखते थे। अपने खेतों पर रहकर जरितों या जाटों ने रोगों के निदान के लिए पेड़ पौधों के फल, फूल, पत्तों और जड़ों आदि से औषधियाँ प्राप्त की, जिससे कालांतर में आयुर्वेद का जन्म हुआ। चिंतन के स्तर पर जरितों या जाटों ने ही ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति के शाश्वत सत्यों की खोज की, जिससे वैदिक धर्म और अध्यात्म प्रकाश में आए। इस प्रकार गुर्जर और जरित या जाट समुदाय अपने अपने कार्यों की प्रकृति की पृथकता के कारण आहिस्ता आहिस्ता विभक्त होते हुए पूर्णता विभक्त हो गए। यही कारण है कि दोनों ही समुदायों के वंश समान हैं। ऋग्वेद इन्हीं दोनों समुदायों के जीवन, उनके समाज की संस्कृति और धार्मिक आध्यात्मिक मान्यताओं का वर्णन करता है। समय के बढ़ने के साथ दोनों ही समुदायों के परिवार कुलों में बदले, जिनके मिलने से जन बने और जनों के मिलने से राजन या राजा बने। छोटी बड़ी राजनीतिक सत्ताएं स्थापित हुईं, जिन्होंने सेनाएं बनाकर अनार्य और आर्येतर लोगों पर विजय प्राप्त की। ऋग्वेद में राजाओं द्वारा नामित इंद्र तथा इंद्र द्वारा जरितों या जाटों के खेतों पर सिंचाई की व्यवस्था करना, जिसमें जल प्रवाह अवरुद्ध करने वाले असुर और अनार्यों का वध करना प्रमुख है। ऋग्वेद में राजाओं द्वारा किए गए कल्याण कार्यों और युद्धों में विजय के लिए ऋषि मुनियों द्वारा स्तुति प्रस्तुति की गई है। ऐसे ऋषि मुनियों को भूमि एवं गौ आदि का दान दिया गया है। प्रस्तुतियों को ऋग्वेद में संकलित करने का कारण शायद यही है कि भविष्य में एक उदाहरण रहे तथा स्वस्थ परंपरा का निर्माण हो। ऋग्वेद में व्यवहारिक वर्ग का वर्णन नहीं है, केवल कृषक वर्ग, जरितों या जाटों का राजन्य और सैनिक वर्ग के रूप में ही वर्णन किया गया है। मित्रों, यदि आपको ये वक्तव्य अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दूसरे भी सुने इसलिए शेयर करें तथा डॉक्टर चंद्रवीर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सारा वीडियो देखने सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।